सभी का स्वागत है भाई। एक यूट्यूब चैनल बनाया हमने मार्केट बीज के नाम से। और मार्केट बीज इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ना वो निफ्टी बीज से स्टार्ट करी थी। और मैं एक मानता हूँ, जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर जितने भी ना एक मधुमक्खी की तरह हैं, जो स्टॉक्स टू स्टॉक्स अपना स्विच करते रहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते रहते हैं। और मार्केट बीज की तरह अपना एक जो माल का छत्ता होता है ना, उसको बड़ा करते रहते हैं, अपने पैसे को बड़ा करते रहते हैं। और बाद में जो अपना जैसे मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकलता है, उसको फिर अपना खाते हैं, शहद बढ़ाते हैं, अपनी हेल्थ रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो वो एक चीज़ मैंने सोच के ये मार्केट बीज का नाम इस पे रखा है। और तो भाई अपनी जैसे मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। मैंने अपनी मार्केट में जो जर्नी है ना वो 2019 में स्टार्ट करी थी, कोविड से जस्ट पहले पहले। और उस टाइम पे मैंने देखा यार, यूट्यूब पे देखा कि यार ये डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर उस पर एक्शन लिया और डीमैट अकाउंट खोला। और उसके जस्ट बाद अपना कोविड आ गया। उस टाइम पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था हमने 10-12 हज़ार रुपये का, लेकिन वो 50% 40% वो निकल गया था। ठीक है, वो अपने निकल के लॉस बुक किया। उस टाइम पे इतना नॉलेज था नहीं कि भाई मार्केट कैसे रिएक्ट करता है अगर कोई भी आपदा आती है देश के ऊपर। ठीक है, तो वो आपदा तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर आई थी, और उससे हम निकले भी, पूरे देश वहाँ से निकले। लेकिन बहुत सारी डेथ हुई लोगों की, लोगों को नुकसान हुए। लेकिन एक ये लाइफ का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में हमने जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी। उसके बाद 1-2 साल बाद तो फिर कुछ हुआ नहीं मार्केट में। तो मार्केट तो काफ़ी चला, लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, और फिर मैंने जो 2022 में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, 2-4 महीने वहाँ से भी मैंने लॉस बुक किया और वहाँ से भी निकल लिया मैं कि भाई मेरे को पता चल गया था कि यार ये ट्रेडिंग अपने हाथ का काम नहीं है। तो उसके पैसे ख़त्म हो गए ट्रेडिंग में, 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। वहाँ से फिर मैंने सोचा यार पैसा तो खुद का ही लगाना पड़ेगा तभी कुछ होएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर आप किसी से पैसा लोगे, घर वालों से लोगे, ठीक है, ससुर जी से लोगे, मात मौसी से लोगे, किसी से लोगे, तो वो पैसे पे रिस्क ज़्यादा होता है। क्योंकि प्रेशर आप पे आएगा, पैसा आप फिर उसको होल्ड नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम के लिए। अगर मार्केट में कुछ भी आपदा आती है तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। और जैसे ही हम लेवरेज लेते हैं, लेवरेज बोले तो मैंने पैसे मेरे पास 1000 है और मैंने 10,000 का माल खरीद लिया, तो एक लेवरेज होता है। तो लोन लेके ही पैसा लगाना एक लेवरेज है, तो वो भी एक खतरे की चीज़ है। तो उन चीज़ों से मैं अभी बाहर हूँ, दूर हूँ कि भाई ना तो किसी का पैसा लिया है, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और फिर मैंने सोचा कि भाई पैसा तो खुद कमा के लगाना पड़ेगा। तो खुद कमा के लगाने के लिए आपके पास एक इनकम सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप पैसा कमाएं और वहाँ से बचाएं और फिर उसको इन्वेस्ट करें। क्योंकि अब मार्केट में पैसा लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप अगर पैसा कहीं पे एफडी करोगे, कुछ बैंक सेविंग में रखोगे, तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न तो आपको मार्केट से ही मिलेगा। अब वो छोटे पैसे से आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते कि आउटस्कर्ट में जाकर ना कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसा भी नहीं हो सकता है। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें उसको। तो मैंने जो अपनी जर्नी है वो निफ्टी बीज शुरुआत में मैंने लेना चालू करा था 2022 में। मैंने जॉब पकड़ी, वहाँ से सेविंग करके 2-4 हज़ार रुपये से मार्केट बीज मैंने उठाना चालू किया। तो लगभग ये मान लो 1 साल में 50,000 एक मैंने इन्वेस्टमेंट किया। उस पर 10% का 10% नहीं, लगभग 20% का रिटर्न बना 10,000 पे। तो मैंने वो उठा के निफ्टी 20 से निकाले, इतना ज़्यादा रिटर्न बन नहीं रहा था। मैं कहा, फिर नॉलेज हुई कि जो निफ्टी 50 है वो 50 कंपनियों का समावेश है, तो वहाँ पे रिटर्न आपको लिमिटेड ही मिलेगा जितनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सारे सेक्टर मिक्स हो जाते हैं उसके अंदर। निफ्टी 20 के अंदर सारे सेक्टर मिक्स होते हैं, सारी कंपनियां मिक्स होती है, तो उनका जो समावेश, जो एवरेज निकलता है रिटर्न, वही आपको मिलेगा। और वो जो निफ्टी 50 के अंदर ना पूरी जो लार्जेस्ट कंपनीज होती है ना, हमारी टॉप 50 कंपनियों का समावेश होता है निफ्टी 50, तो आपको रिटर्न उनका समावेश ही मिलेगा।
और इकोनॉमी जैसे ग्रो कर रही है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, इन्फ्लेशन मिल जाएगा, इन्फ्लेशन जो हो रहा है और जो जीडीपी ग्रो कर रही है हमारी। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार निफ्टी 50 से भी निकलना पड़ेगा। मैं निकला, मैंने बजाज फाइनेंस में पैसा लगाया। ठीक है, बजाज फाइनेंस में मैंने वो लमसम लगाया और उसके बाद मैं बजाज फाइनेंस में एसआईपी करता गया। ठीक है, लगभग ये मान लो 1.5 साल के करीब मेरे को एसआईपी करते हुए हो चुका है। बजाज फाइनेंस में काफ़ी रिटर्न बना हुआ है, 20-22% का रिटर्न अभी चल रहा है। और भी जैसे मैंने 2-3 स्टॉक लिए, वहाँ से मैंने अपना एसआईपी किया। एसआईपी का मतलब ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप जैसे जैसे आपके पास इनकम आ रहा है, आपके पैसे किसी ऑपरेटिंग बिजनेस या फिर ऑपरेटिंग आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ से पैसा आ रहा है, तो आप उसमें से पैसा सेव करके और अपना महीना हर एक महीना आप अपने जो स्टॉक्स हैं जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, जिन कंपनियों में आपको लग रहा है कि भाई आगे आने वाले टाइम में ये अच्छा करेंगी, इनकी जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, और जो उन जिनका मार्केट जो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब आज जिसके पास 5% मार्केट है और मार्केट मतलब कैप्चर कर रखा है, वो आगे वाले टाइम में 10% होगा, 15% होगा। तो ऐसी कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करें आप वो रिसर्च करके करें और बैलेंस शीट पढ़ के करें। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना नहीं आता है भाई, और बिजनेस मॉडल की थोड़ी बहुत नॉलेज हो रही है। और जैसे मैं भी बसंत महेश्वरी जी को फॉलो करता हूँ, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर हैं वो, वहीं से गाइडेंस लिया है और लगभग 2 साल से मैं उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ, और वीडियोज़ के थ्रू ही गाइडेंस ले रहे हैं। और अपनी जैसे और आप अपनी नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कंपनियों के आप कॉल जो कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वार्टर में कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, वहाँ पे डिस्कस किया जाता है कंपनी के बारे में। ठीक है, प्रॉब्लम्स और जो अचीवमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं कंपनी के बारे में, वो चीज़ पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि बिजनेस मॉडल कैसे एनालाइज करते हैं, बिजनेस चलता कैसे है। ठीक है, और वहाँ से क्या होगा, आपको वैल्यूएशन का एक आइडिया होने लग जाएगा कि वैल्यूएशन क्या चल रहा है, और इस तरीके से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और आज के टाइम में जैसे इन्वेस्टमेंट करना ना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इससे आप अपने पैसे को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करने में टाइम लगता है, और कोई भी बिज़नेस आप करेंगे, और तो बिज़नेस जब भी करता है तो आदमी छोटे से स्टार्ट करता है, वही जो छोटा बिज़नेस है वो बड़ा होता है, तो फिर आदमी की वेल्थ क्रिएट होती है। ऐसे ही कंपनी है, कोई भी अपने छोटी कंपनी सेलेक्ट करें और जिसका बिजनेस मॉडल बढ़िया हो, जिसके ग्रोथ प्लान्स बढ़िया हो कि भाई आगे आने वाले टाइम में वो ग्रोथ बढ़िया करेंगी, और जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, और जिसकी गुडविल अच्छी हो कंपनी की, तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक आइडिया लेना चाहूँ कि भाई आगे आने वाले टाइम में कहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा आ सकती है। जैसे पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद जो ग्रोथ है ना, वो एक डीमेट अकाउंट्स के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आई है, और एक ट्रेडिंग के अंदर बहुत ग्रोथ आई है। बहुत सारे नए ट्रेडर हैं जो डेली ट्रेड करने आते हैं, ट्रेड करते हैं, मार्केट ओपन होता है जब। बहुत सारे इन्वेस्टर भी बढ़े हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर हो गए, रिटेल इन्वेस्टर हो गए, और बहुत बहुत पब्लिक है जो आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर ये इन्वेस्टर बढ़ेंगे, ट्रेडर बढ़ेंगे, तो इनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है जो भी ब्रोकिंग कंपनीज़ होती हैं। ब्रोकिंग कंपनीज़ होगी या फिर एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होगी। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊँ, तो मैं पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाऊंगा, तो वो क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी वो, तो एसेट वो अलग अलग फंड बनाएंगे अलग अलग लोगों को, अलग अलग इन्वेस्टर्स को कैप्चर करने के लिए। तो इस तरीके से जो आगे आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो एसेट मैनेजमेंट टीम कंपनीज होगी और ब्रोकर्स हो गए। अब ब्रोकर्स के अंदर 3 प्लेयर्स का काम होता है, एक तो इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर जो नए आ रहे हैं, उसमें कमाई किसकी होती है। अगर ट्रेडिंग आप अगर कर रहे हैं तो
जो ज़्यादा कमाई ना वो या ब्रोकर की होती है, एक सरकार की होती है। जो ट्रेडर है वो पैसा नहीं कमाता है ज़्यादा, लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर कमाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखता है और उसका पैसा ग्रो होता है। लेकिन जो ब्रोकिंग है, इन्वेस्टमेंट में अगर कम करते हैं तो ब्रोकिंग कम देना पड़ता है, उसमें टैक्स लगता है, लेकिन वो ट्रेडिंग से कम ही टैक्स लगता है, 10-12% का भी, 12.5% इन्होंने जो लॉन्ग टर्म टैक्स कर दिया है। तो वो सारा टैक्स किसको जाता है, वो सरकार को जाता है। अब सरकार को जाता है तो वो सरकार की कमाई होती है। तो इसमें ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। अगर ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है देश के अंदर। अगर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो इन्वेस्टर भी और ज़्यादा आएंगे, ट्रेडर भी और ज़्यादा आएंगे। ट्रेडर ज़्यादा आएंगे तो ब्रोकिंग कंपनियां बढ़ेंगी, ऐसे मैनेजमेंट कंपनीज बढ़ेंगी, ठीक है। और एक मेरे को जो ग्रोथ प्लान दिखता है वो एसेट मैनेजमेंट टीम तो होगी, एक एनबीएफसी होगी। एनबीएफसी क्या करती है, फाइनेंस करती है। फाइनेंस करती है अलग अलग उसमें सेगमेंट में ये फाइनेंस करती हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस हो गया, और आपके एमएसएमई कंपनीज होगी, एमएफआई हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए उनको फाइनेंस करते हैं, व्हीकल्स हो गए उनको फाइनेंस करते हैं। तो ये फाइनेंस की एमडीएफसी कंपनी होगी। एक बैंकिंग हो गया। अब लोगों के पास अगर इनकम इंक्रीज होगी तो वो बैंक के खाते खुलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक के खाते खुलेंगे तो वो एफडी भी कराएंगे, वो अपना सेविंग, अपनी उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो बैंक को उधर से फ़ायदा होएगा। लेकिन ज़्यादा जो ग्रोथ करेंगी ना वो एनबीएफसी करेंगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज करेंगी, ब्रोकिंग कंपनीज करेंगी। और एक मेरे को चीज़ लगती है कि भाई आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, जैसे फार्मिंग का हम देखेंगे ना, तो फार्मिंग में अब जैसे दूसरे देश में हम देखते हैं, जैसे यूएसए हम देखें, यूरोप देखें, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, फील्ड जो खेत होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई मैन पावर से ही काम कराते हैं, वहाँ पे सारा काम है जो मशीनरी से ही होता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं बहुत बड़े, और वो एक एफिशिएंट तरीके से अपनी फार्मिंग करते हैं। एफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि उनको मैन पावर इतनी यूज़ नहीं करनी है, लेकिन उनको कमाई ज़्यादा करनी है। तो ये जैसे हम किसी कंपनी को भी एनालाइज करेंगे ना, अब जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, इस साल उसने 20% का ग्रोथ किया, अगले साल उसने फिर से 20% का ग्रोथ किया, लेकिन अगर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और ज़्यादा तेज़ी से, तो वो उसमें क्या होता है, जो मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रो तो उसने 20% ही किया, लेकिन प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज हो जाता है। मतलब खर्चा उसका इतना तेज़ी से नहीं बढ़ा जितना उसका इन्वेस्टमेंट जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। एफिशिएंसी पैरामीटर्स होते हैं ये, कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है कंपनी की, तो वो एफिशिएंसी से काम करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर मेरे को लगता है कि आगे आने वाले इंडिया में भी जैसे मशीनरी वगैरह का यूज़ होएगा खेतों के अंदर। और क्योंकि गांव में भी अगर हम देखते हैं ना, तो मैन पावर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैन पावर मुश्किल होता है तो एक फिर चारा बचता नहीं है। तो चारा नहीं बचता है तो उनको जैसे अपना ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ाने के लिए तो एक मशीनरी का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मशीनरी कंपनीज बनाएंगी, या तो बाहर से आएंगी कंपनी, यहाँ पे अपनी लगाएंगी, फैक्ट्री लगाएंगी, और या फिर कंपनी अपने जैसे अपनी देश में ही कोई कंपनी बनाएगी, कंपनी गाड़ियाँ, मशीनरी। तो ये चीज़ मेरे को लगती है। और एक जैसे मैं देखूं, जो ईवी का जो फोकस है ना वो इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ईवी में बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर ईवी में अगर हम अपना ट्रांजिशन कर रहे हैं तो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और इसमें नुकसान किस चीज़ का है, नुकसान पेट्रोल कंपनीज़ का है, बीपीसीएल का, एचपीसीएल का है। अगर ईवी ज़्यादा तेज़ी से आएगा तो इनका पेट्रोल बिकना बंद हो जाएगा। आगे वाले आने वाले 5-7 साल में ये पेट्रोल कम हो जाएगा।
और इसके कारण क्या हो सकता है, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं उनके लिए पेट्रोल भी महंगा हो सकता है, क्योंकि अभी अगर जितना पेट्रोल लाना पड़ रहा है फिर वो कम पेट्रोल लाना पड़ेगा दूसरे देश से, तो कम पेट्रोल लाएंगे तो उसको लागत ज़्यादा पड़ेगा। तो ये चीज़ फोकस में आ रही है अभी। और मार्केट में मतलब अगर ग्लोबल क्यूज़ वगैरह का ध्यान दें तो जो जो भी उथल पुथल आज के टाइम पे अगर होता है ना, तो वो ट्रम्प से ही होता है। ट्रम्प ही मार्केट में उथल पुथल मचाते हैं। और हम देखें कि भाई जो यूएस का मार्केट है और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है वो काफ़ी तेज़ी में चल रहा है। और लेकिन हमारा जो मार्केट है वो इतनी तेज़ी से नहीं चल रहा है। हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी इतने अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है, मॉडरेट ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ कंपनियों के तो रिजल्ट्स काफ़ी नेगेटिव आए हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उनके रिजल्ट्स काफ़ी नेगेटिव आए हैं। और वो एआई की वजह से आए हैं, क्योंकि एआई पे डिपेंडेंसी बाहर के देश यूएस की डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रही है, और यहाँ से डिपेंडेंसी जो इंडिया से जो आउटसोर्सिंग होता था टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो आउटसोर्सिंग कम हो रहा है। तो उससे क्या होगा, इन कंपनीज़ को नुकसान होगा, इनका बिजनेस मॉडल जो प्रॉफिट है वो सेल्स हैं वो सारी चीज़ गड़बड़ा जाएंगी। इनको अगर अपनी सेल्स बढ़ानी है तो अब इनको एआई का यूज़ करना पड़ेगा, और एआई इनको कुछ अपना एक इनोवेशन करना पड़ेगा जिससे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकें, और तभी इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो स्टेबल रह सकता है, नहीं तो इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है आगे आने वाली टाइम में। और ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प काफ़ी एग्रेसिव इस अपने काल में दिख रहे हैं। जैसे सेकंड टाइम वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, तो काफ़ी एग्रेसिव हैं वो। एग्रेसिव वो क्यों हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भाई उनका यूएसए ग्रो करे, उनका जो डॉलर है वो स्टेबल रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि इंपोर्ट तो ऑलरेडी यूएसए के अंदर होता है। इंपोर्ट इंडिया भी ज़्यादा करता है, चाइना करता है, और भी बहुत देश हैं जो इंपोर्ट करते हैं यूएसए के अंदर। लेकिन अमेरिका अब क्या चाहता है कि उनकी इकोनॉमी बढ़े। इकोनॉमी क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर डेथ ज़्यादा हो चुका है, उनका जो कर्ज है वो ज़्यादा है। उनकी जो इकोनॉमी है 28 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी, उससे भी ज़्यादा उनका डेट है। और उनको जैसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, काफ़ी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर का तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है सालाना। अगर वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं करेंगे, वहाँ पे ग्रोथ नहीं लाएंगे, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लाएंगे, तो उनकी इकोनॉमी कलेप्स कर सकती है, डॉलर कलेप्स कर सकता है, वो नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूएसए में जो ट्रम्प है वो फोकस कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी इंक्रीज़ हो, उनकी बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे देशों में, और इंपोर्ट वो कम से कम करें। और इसलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं लोगों के पास। अगर वो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उनकी कंपनी काम नहीं कर पाएंगी, निठल्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से काम अभी चल रहा है। तो इतना डिस्कशन करना था इस वीडियो में, और जो और बाकी चीज़ें हैं भाई अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग काफ़ी इसको अगर वीडियो को पूरी देखें, और आप लोगों को अगर पसंद आती है तो अपने क्वेश्चन भी डाल सकते हैं नीचे, मैं ज़रूर उनको लूँगा। और कृपया लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।